नमस्कार दोस्तों, मैं थानाराम परियार वेदांत संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो संस्कृत व्याकरण की आज हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसके माध्यम से आपको संस्कृत व्याकरण का सरल माध्यम के द्वारा आपको ज्ञान कराया जाएगा, ताकि आपके मन में जो भय है संस्कृत के प्रति, कुछ लोग संस्कृत को कठिन या क्लिष्ट भाषा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत को यदि सही विधि से सीखा जाए तो संस्कृत बहुत ही मधुर और सरल भाषा है, जिसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आज मैं पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत संस्कृत क्लासेस पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत संस्कृत क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाने जाने वाले संस्कृत से संबंधित सारे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहे। धन्यवाद। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो संसार के जो सभी जो प्राणी होते हैं वो किसी न किसी रूप में अपने आवाज़ें निकालते हैं। जो सारे प्राणी में एक मानव जो विशेष प्राणी है, मानव विचारशील प्राणी भी है। तो अतः मानव अपने को एक निश्चित माध्यम से प्रकट करता है। विचार प्रकट करने का एक निश्चित माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो सरल भाषा में बोला जाए कि व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, जो मौखिक हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। तो भाषा का अभिप्राय बोले तो जो बोला जाए, यानी लिखित रूप से, मौखिक रूप से या सांकेतिक रूप से। जैसे कि गायत्री ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। तो माँ बोली, बेटी मैं खाना बनाती हूँ, तब तक तुम नल से पानी भर लाओ। तो यहाँ पर गायत्री और उसकी माता के बीच में परस्पर जो बात हो रही है, दोनों के मन के जो भाव एक दूसरों पर प्रकट हो रहे हैं, तथा मन के भाव लिखकर बोलकर ही प्रकट किए जाते हैं, यही भाषा कहलाती है। यानी अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक जिस माध्यम के द्वारा व्यक्ति पहुँचाता है, वो माध्यम मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है या सांकेतिक हो सकता है। तो विचारों को प्रकट करने का, एक दूसरे के पास पहुंचाने का जो माध्यम होता है वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब भाषा की परिभाषा की बात आए तो जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों को दूसरों तक प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भाव को समझते हैं, वो माध्यम ही, वो साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो संस्कृत भाषा का अर्थ क्या होता है? यानी अनादिकालीन प्रकृति, प्रत्यय, संधि विच्छेद और संस्कारों से युक्त भाषा को हम संस्कृत भाषा कहते हैं। तो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही प्राचीन भाषा है। अनादिकालीन प्रकृति यानी जब से प्रकृति की शुरुआत हुई, जिस समय इस प्रकृति का निर्माण हुआ, इस सृष्टि का रचना हुई, तब से लेकर के संस्कृत भाषा का जो निर्माण है वो प्रत्यय के रूप में, संधि विच्छेद के रूप में और संस्कारों से सजर्तित जो भाषा है, उस भाषा का नाम संस्कृत है। भाषा के प्रकार, यानी भाषा कितने प्रकार की होती है? तो हम 3 प्रकार से अपने भावों व विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं। इन्हीं प्रकारों से दूसरों के जो भाव हैं, विचार हैं, उनको ग्रहण करते हैं। वो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यानी अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो 3 प्रकार का होता है, एक मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। तो ये 3 प्रकार के जो माध्यम ही क्या है? भाषा होती है। मौखिक होती है भाषा, लिखित भी होती है और सांकेतिक भी हो सकती है। अब एक एक को सारांश से पढ़ेंगे। तो पहला है मौखिक भाषा। हम मौखिक बोलकर दूसरों पर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के मौखिक बोलते हुए विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं। तो दिए गए चित्र में एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से टेलीफोन पर बात कर रहा है, इसलिए ये भाषा है, वो भाषा का मौखिक रूप है। यानी ये मौखिक रूप से दूसरे से बात करके अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। तो ये माध्यम होता है मौखिक। जैसे कि बातचीत, भाषण आदि के लिए व्यक्ति मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है। दूसरा जो प्रकार है वो लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, दूसरों द्वारा लिखी हुई बातों को पढ़कर समझते हैं,
वह माध्यम लिखित भाषा कहलाती है। तो दिए गए चित्र में एक लड़का है जो पत्र लिख रहा है। आप देख रहे हो कि एक लड़का यहाँ पर चित्र में दिया गया है जो पत्र लिख रहा है, अतः ये भाषा का लिखित रूप है। क्या है भाषा का लिखित रूप? तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को लिखित भाषा के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने का जो कार्य वो कर रहा है। अब भाषा का जो तीसरा प्रकार है वो होता है सांकेतिक भाषा। जब कोई व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को बिना बोले न लिखे केवल संकेतों के द्वारा व्यक्त करता है तो वह भाषा सांकेतिक रूप कहलाता है। दिए गए चित्र में एक भिखारी है जो कटोरा दिखा करके भीख मांग रहा है, अतः इस भाषा का भी बहुत महत्व है। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों के द्वारा ही वाहनों का मार्गदर्शन करता है, शांत वातावरण में अपने विचार संकेतों के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं। हम जिस लोगों की भाषा व बोली नहीं जानते हैं उनसे सांकेतिक भाषा में ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो भाषा का अर्थात भाषा का जो तीसरा जो माध्यम है वो सांकेतिक होता है, यानी संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को ग्रहण करना। अब करते हैं लिपि की बात कि लिपि होती क्या है, लिपि किसे कहा जाता है। तो लिपि में क्या होता है कि भाषा में जितने भी प्रकार के चिन्ह होते हैं, अभिव्यक्ति व्यक्त करने के माध्यम में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो उस भाषा के लिपि चिन्ह, उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। जैसे कि मन के भावों को बोलकर प्रकट करते समय आवश्यक होता है कि भाव ग्रहण करने वाला पास ही सुन रहा हो, किंतु वह दूर या किसी स्थान पर हो तो मन के भावों को लिखकर भेजने होते हैं तथा लिखते समय ध्वनि के चिन्हों को निश्चित किए जाते हैं। जैसे कि जिन ध्वनि को हम मुंह से बोलते हैं उन्हें हम कई चिन्हों द्वारा कागज या कॉपी पर प्रकट करते हुए चिन्ह ही लिपि है। इन लिपियों के द्वारा ही भाषा लिखित रूप बनता है और बालक प्रारंभ में इन्हीं चिन्हों के कागज पर या तख्ती पर, स्लेट आदि पर लिखना सीखता है। जैसे कि खड़ी रेखा, आड़ी रेखाएं, ऐसे सर्पिलाकार रेखाएं, अनेक प्रकार से जो गोला बनाना है, टेढ़ी रेखाएं हैं, ये सारे जो आकार हैं वो बच्चा प्रारंभ में इन सारे संकेतों चिन्हों का सारा लेकर ही किसी भाषा का सीखना प्रारंभ करता है। तो लिपि की परिभाषा है कि मन के भाव लिखकर प्रकट करते समय ध्वनियों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह समूह को लिपि कहा जाता है। अलग अलग भाषा अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि भाषा और लिपि का नाम, हिंदी या संस्कृत भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी गई है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि, बंगाली भाषा बंगला लिपि। अब अपन बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो वी उपसर्ग पूर्वक आंग धातु में अंदर जो ये घ है ये इच संज्ञक होने के कारण हलंत्यम सूत्र के द्वारा इसका लोप हो जाता है इस वर्ण का, तो पीछे बचता है आ। तो संस्कृत भाषा में आप कोई उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग क्या है? आंग है। क्या है? आंग। आंग का इच संज्ञक होने के कारण इसका लोप हो जाता है, पीछे बचता आ। जब आप प्रयोग करते हैं तब तो आ ही होता है, लेकिन मूल जो आपको पूछा जाए कि व्याकरण में जो मूल उपसर्ग है वो आ है कि आंग है, तो आप लिखेंगे आंग। संस्कृत में आ नाम का कोई भी उपसर्ग नहीं होता है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वी और आंग उपसर्ग प्लस क्री धातु, कौन सा धातु? क्री धातु। क्री का अर्थ होता है करना, प्लस ल्यूट प्रत्यय के अंदर करने पर व्याकरण शब्द का निर्माण होता है, यानी व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। तो विस्तृत रूप से वी प्लस आंग प्लस उपसर्ग
ये वी और आंग दोनों क्या है, उपसर्ग है। और क्री जो मूल धातु है जिसका अर्थ होता है करना, तथा ल्यूट इसमें प्रत्यय है। क्री धातु से ल्यूट प्रत्यय लगने पर ल्यूट प्रत्यय का यू भाष शेष रहता है, क्योंकि ल का लक्षण तद्धित सूत्र के माध्यम से लोप हो जाता है। लक्षण तद्धित सूत्र कहता है कि किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में यदि ल वर्ण, स वर्ण या क वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो उसका लोप हो जाता है। तो उसके बाद में युट बचता है। युट के अंदर ये ट है, ये किसी भी वर्ण का, किसी भी सूत्र का, किसी भी प्रत्यय का जो अंतिम वर्ण होता है वो हमेशा इत संज्ञक होता है, और इत संज्ञक वर्ण की हलंतम सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। तो ट का भी हलंतम सूत्र के द्वारा लोप हो गया, तो पीछे बचा यू। यू से रहता है, यू का युवार नाको सूत्र के द्वारा यू का क्या हो जाता है, अन। अन करने पर जो मूल शब्द बनता है वो बनता है व्याकरण। क्या बनता है, व्याकरण। व्याकरण कहा जाता है। तथा क्री का गुण होकर के कर बन जाता है। क्री का गुण होकर के क्या बन जाता है, कर बन जाता है। तथा अन के साथ मिलकर के कर प्लस अन यानी करण बन जाता है। वी इकार को आ के बाद रहने के कारण यह बन जाता है, अर्थात वी और आ मिलकर के व्या बन जाते हैं। वी प्लस आ मिलके क्या बन जाते हैं, व्या बन जाते हैं। और कर्ण जुड़ने से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है, यानी व्याकरण शब्द बन जाता है। व्याकरण की परिभाषा, जिस शास्त्र के अध्ययन से हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। यानी किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है, व्याकरण। यानी किसी भाषा को सीखना है, शुद्ध रूप से बोलना है, उसका शुद्ध रूप से उच्चारण करना है, तो आपको व्याकरण, उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो व्याकरण है वो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ने का एक माध्यम है। फिर है व्याकरण शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। सम्यक ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। सम्यक अव्यय शब्द है। सम्यक का मतलब है अच्छी तरह का, यानी भली भांति ज्ञान को ही व्याकरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद आदि शुद्ध अशुद्ध के अनुभव को व्याकरण कहते हैं। यानी आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद आदि शुद्ध और अशुद्ध के अनुभव को व्याकरण कहा जाता है। यही व्याकरण शब्द का अर्थ होता है। व्याकरण की आवश्यकता, अब व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी भाषा को पूर्ण, शुद्ध एवं परिमार्जित ज्ञान प्रकार के लिए हमें उस भाषा के व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से हम संस्कृत भाषा को समझने, लिखने, बोलने के लिए संस्कृत व्याकरण की परम आवश्यकता होती है। यानी व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से, यानी उसका शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम को उस भाषा का व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम किसी भी भाषा को अच्छी तरह से समझ सके, लिख सके और उस भाषा को अच्छी प्रकार से व्याकरण की सहायता से बोल सकें। अब इसमें क्या है, महत्वपूर्ण ये बात है कि व्याकरण में मुख्य रूप से 3 बातों को विचार करना यानी ध्यान में रखना है। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य। यानी व्याकरण में मुख्य रूप से 3 बातों पर विचार किया जाता है। यानी इसी आधार पर व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि व्याकरण के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आगे चलते हैं अभियान प्रश्नों का सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हम जिस भाषा में बोलते हैं वह है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या बंगाली, तो वह है संस्कृत, सर राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मन के भाव दूसरों पर प्रकट करने का जो माध्यम है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा के प्रकार होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। चौथा क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा लिखी जाती है, तो संस्कृत भाषा का इसका आंसर हो जाएगा सर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर है 5वां क्वेश्चन है,
व्याकरण के मुख्यतः भाग होते हैं। तो जस्ट अभी हमने देखा था कि व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में दिए गए शब्द को यूज करके अपन को इस खाली जगह को भरना है। तो अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने का जो माध्यम है ही भाषा कहलाता है। तो साधन, इसमें आ जाएगा साधन। पहले में क्या आ जाएगा? साधन। दूसरा है संस्कारों से युक्त, इसमें क्या आएगा? संस्कारों से युक्त भाषा को हम संस्कृत भाषा कहते हैं। संस्कारों से युक्त भाषा को हम संस्कृत भाषा कहते हैं। तीसरा है विचारों को प्रकट करने की कला भाषा है। तो क्या है? विचारों को लिखकर प्रकट करने की कला ही भाषा है। क्या है? लिखित भाषा है। नेक्स्ट है निश्चित चिन्ह समूह को कहते हैं लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। पांचवा है सम्यक ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। सांकेतिक भाषा, निश्चित चिन्हों का समूह, लिपि, मौखिक भाषा, मोबाइल पर बात करना। है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है भाषा की परिभाषा लिखिए। तो भाषा की परिभाषा है कि जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भाव समझते हैं, वो माध्यम, वो साधन ही भाषा कहलाता है। दूसरा है लिपि किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लिपि किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। तो लिपि की बात करें तो मन के भाव लिखकर प्रकट करते समय, मन के जो भाव हैं वो लिखकर प्रकट करते समय ध्वनियों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह समूह को लिपि कहा जाता है। क्या है? ध्वनियों के लिए निश्चित किए गए जो चिन्ह होते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है व्याकरण शब्द का अर्थ लिखिए। व्याकरण शब्द का अर्थ, तो व्याकरण शब्द का अर्थ होता है कि सम्यक ज्ञान को व्याकरण कहते हैं, यानी अच्छी प्रकार का ज्ञान रखना ही व्याकरण है। यानी दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद आदि शुद्ध और अशुद्ध के ज्ञान का अनुभव करना ही व्याकरण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा है कि जिस शास्त्र के अध्ययन से हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, वो माध्यम ही व्याकरण कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। छठा क्वेश्चन है भाषा के प्रकारों के नाम लिखिए। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। 7वां क्वेश्चन है मौखिक भाषा को साधारण परिभाषा लिखिए। मौखिक भाषा की साधारण परिभाषा लिखिए। तो मौखिक भाषा की परिभाषा है कि हम मौखिक रूप से बोलकर अपने जो विचार हैं उसकी अभिव्यक्ति यदि मौखिक रूप से करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने इस अध्याय में पढ़ा था कि किसी से फ़ोन पे बातें करना, अपने मन की बात दूसरों को सुनाना और उसके आंसर को ग्रहण करके उसका जवाब देना, ये होता है मौखिक भाषा। दूसरा 8वां क्वेश्चन है लिखित भाषा की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो लिखित भाषा की परिभाषा है कि जब हम अपने विचारों को लिखकर और दूसरे के विचारों को लिखित माध्यम से पढ़ते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि कोई पत्र लिखता है और हम उस पत्र को वापस पत्र के माध्यम से जवाब देते हैं, तो ये जो माध्यम है वो भाषा का लिखित माध्यम कहलाता है। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो सांकेतिक भाषा क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव और विचार को बिना बोले, बिना लिखे, केवल संकेत के माध्यम से व्यक्त करता है, तो ये जो माध्यम है वो सांकेतिक भाषा का रूप कहलाता है। अब कोई, जैसे कि आपने रोड पे देखा हो, कोई भिखारी है, कटोरा लेकर खड़ा है, तो कोई व्यक्ति समझता है कि ये भिखारी है, मांगने वाला है, तो कुछ उसको दे के चला जाता है। उसी प्रकार से चौराहे पे खड़ा सिपाही है जो संकेतों के माध्यम से वाहनों के मार्ग को निर्देशित करता है, तो ये जो माध्यम है वो सांकेतिक कहलाता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी?
यदि अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने जो कमेंट है उसके माध्यम से हमें बताइए क्लास आपको किस प्रकार की लगी है। और इसी प्रकार के जो संस्कृत व्याकरण को सीखने के लिए आप मेरे वेदांत संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और आपको ये क्लास अच्छी लगी तो अपने मित्रों को आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।